हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। ये पॉलिटी का हमारा पहला लेक्चर है जिसका नाम है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ऐतिहासिक मतलब जो इतिहास से जुड़ा है, जो इतिहास से जुड़ा है। और पृष्ठभूमि मतलब किसी का कोई अतीत की बात बताने वाला है। इतिहास और अतीत दोनों एक ही हैं। तो ये किसका अतीत के बारे में चर्चा चल रही है? तो ये चर्चा चल रही है हमारे संविधान के अतीत के बारे में। हमारे संविधान का अतीत क्या रहा है? आपको भी अक्सर लोगों के पास्ट के बारे में जानने में रुचि रहती है कि इसके पास्ट में क्या है, उसके पास्ट में क्या है, इसके पास्ट में कितने एक्स वाई जेड थे और इसके पास्ट में कितने एक्स वाई जेड थे। वैसे ही थोड़ी रुचि आप ये भी रख लीजिए कि जो आपका संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका क्या अतीत है, उसकी क्या पृष्ठभूमि है। आप रुचि रखें न रखें, हमारा फर्ज है यहाँ पढ़ाने का कि हाँ, हमारे संविधान की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसका एक अपना अतीत है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, जरा गौर करिएगा। आपको सुनकर अच्छा लगेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। एक देश था जिसका नाम था ब्रिटेन, जिसको उस टाइम पे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता था। वो ब्रिटेन एक कंपनी गठित करता है जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को कहता है कि पूर्व में एक भारत नाम के देश की खोज हुई है। ठीक है, भारत नाम के देश की खोज हुई है और आप जाइए और इस देश के साथ व्यापार करिए। और ये ब्रिटेन, इस कंपनी कहता है कि हम आपको इस बात की गारंटी देते हैं कि हमारे देश से आपके सिवा कोई और व्यापार करने यहाँ नहीं जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ये एक इतिहास की घटना है। डेट और तथ्यों पे मैं कम फोकस कर रहा हूँ क्योंकि वो आप इतिहास में पढ़ लेंगे। मैं यहाँ दो चीज़ों पर फोकस करूँगा। पहला, कि आपकी समझ क्लियर हो जाए। दूसरा, आपको हमारे संविधान का अतीत पता चल जाए, यानी कि पास्ट। आपको पास्ट ज़्यादा समझ में आता है क्योंकि आपके उम्र में सभी जवानी की उम्र में हैं जो नौकरी लेना चाहते हैं, तो उनके लिए पास्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। पता चले कि उनके पास्ट में आपसे पहले कितने ही पास्ट थे। खैर, अपनी बात पर आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की इस कंपनी को अधिकार मिल जाता है। ये भारत आते हैं और व्यापार करते हैं। उस समय भारत अनेकों अनेक राज्यों में बटा हुआ था, जैसे मराठा, इधर राजपूत, इधर ये अपना हैदराबाद, यहाँ मैसूर, ये पूरा के पूरा बंगाल, यहाँ अवध, यहाँ संयुक्त प्रांत, यहाँ सिख राज्य, और इसी तरह यहाँ कश्मीर, और इसी तरह पूरा देश सैकड़ों रियासतों में बटा हुआ था। ये रियासतें क्या करती थी? एक दूसरे के क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए आपस में लड़ती और मरती रहती थी। अंग्रेज समझदार थे, विज्ञान की किताबें पढ़ते थे। उन लोगों ने क्या किया कि इन दो लड़ाइयों के बीच में बिल्ली बनकर, दो बंदर और बिल्ली वाली कहानी आपने सुनी, दो बंदरों के बीच में एक बिल्ली मजे ले जाती है, उसी तरह इन दोनों की लड़ाई में इस कंपनी ने हस्तक्षेप किया और बिल्ली बनकर ये मजे मारने लगे, यानी कि अपना लाभ उठाने लगे। लाभ उठाते उठाते एक ऐसी घटना आ जाती है कि एक बार को ये पूरे के पूरे बंगाल पर अपना कब्जा कर लेते हैं और वहां अपना शासन चलाने लगते हैं। ये दो घटना 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध के नाम से जानी जाती है। इन दो युद्धों के द्वारा ये बंगाल को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है।
जैसे ही ये बंगाल को अपने कब्जे में करते हैं तो ये प्रारंभ में कोशिश करते हैं कि वहां पर हम डायरेक्ट शासन ना करें। क्यों ना करें? उसकी ये कुछ वजह मानते थे। पहली, कि इनके पास उतने ज्यादा कर्मचारी नहीं थे कि पूरा शासन संभाल सकें। दूसरा, उस वक्त पर और भी यूरोपीय कंपनियां थी और देशों की, ब्रिटेन की नहीं, और देशों की, जैसे फ्रांस की, पुर्तगाल की। तो उन लोगों के कंपटीशन से बचने के लिए इन्होंने प्रत्यक्ष शासन को अवॉइड किया। ठीक। ये यहाँ पर एक द्वैध प्रणाली लागू करते हैं जिसके बारे में आप इतिहास में पढ़ लेंगे, मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा। लेकिन इसका आधार ये था कि सरकार ने, मतलब जो बंगाल की सरकार है उसका पूरा वित्तीय सिस्टम, यानी पैसे से जुड़ा हुआ पूरा सिस्टम इस कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया 1764 के बाद। ये व्यवस्था 1765 में लागू की गई थी द्वैध शासन की। और जो प्रशासन वाला भाग था, यानी कि अपराध वगैरह की सुनवाई वगैरह, ये सब जो संचालित करना था प्रशासन, ये छोड़ दिया वहां के नवाब के ऊपर, जो वहां का नवाब शासन कर रहा था। अब बिन पैसा कैसे होए भाई काम, तो दिक्कत तो होनी थी। लेकिन एक बड़ी दिक्कत क्या हुई, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में ये बंगाल का पूरा राजस्व आ गया तो कंपनी हो गई भ्रष्टाचारी। क्योंकि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि यदि आप किसी व्यक्ति का करेक्टर जानना चाहते हैं तो आप उसे पावर दे दीजिए, और पैसे से बड़ी पावर कोई होती नहीं है। तो जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर आई, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने अकूत कमाई करनी स्टार्ट कर दी। वो स्वयं व्यापार करने लगे, रिश्वत लेने लगे, जबरदस्ती भारतीयों से उपहार, नजराना आदि लेने लगे और अपना पेट भरने लगे। इससे क्या हुआ कि यही कंपनी घाटे में जाने लगी। अब घाटे की बात तक आप अपने आप को रोकिए और आप मुझे ये बताइए, क्या आपको एक छोटी सी कहानी समझ में आई? यदि नहीं आई है तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। ब्रिटेन से एक कंपनी आती है भारत व्यापार करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में देखती है कि यहाँ के जो राजा हैं बस एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। इस चीज का ये फायदा उठाकर सोचते हैं कि क्यों व्यापार ही किया जाए, क्यों ना यहाँ का प्रशासन संभाल लिया जाए। जब ये प्रशासन संभालते हैं तो इसी क्रम में सबसे पहले ये बंगाल को अपने कब्जे में लेते हैं। बंगाल को डायरेक्ट अपने कब्जे में न लेकर पहले वहां की वित्तीय सिस्टम पर अपनी पकड़ बनाते हैं, ताकि इनके हाथ में ज्यादा से ज्यादा पैसा आ सके। चूंकि ये एक कंपनी है तो इसका एकमात्र मकसद या सर्वप्रथम मकसद एक पैसा कमाना है, तो इन्होंने सबसे पहले वही किया। और मैंने बताया कि ये भ्रष्टाचारी हो गए और ये घाटे में जाने लगे। अब आइए अगली बात पर। जब ये घाटे में जाने लगे तो ये बात ब्रिटेन पहुंचती है, और ब्रिटेन के जो महाराजा या महारानी हैं वो कहते हैं कि भाई आप व्यापार भी कर रहे हैं, आप शासन भी चला रहे हैं वहां पर, वहां से भी पैसा आ रहा है, फिर भी आपकी कंपनी लाभ नहीं कमा पा रही है, ये क्या चक्कर है? तो ब्रिटेन की जो संसद थी उस वक्त पर, वो क्या करती है, अब उसको आइडिया आता है कि नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को खुले सांड की तरह नहीं छोड़ा जा सकता। अब ईस्ट इंडिया कंपनी काफी पावरफुल हो गई है, अब भाई इसको शिकंजे में लेना बहुत जरूरी है। और वही ब्रिटेन की संसद ने किया। क्या किया? वही तो आप पढ़ने वाले हैं, क्या किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को रेगुलेट एंड कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन की संसद ने कुछ कानून बनाने स्टार्ट कर दिए। यहाँ तक बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है आई होगी। यही बहुत सारे कानून बार 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 आते गए। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक गलती को यह संसद सुधारती एक कानून के द्वारा,
और ईस्ट इंडिया कंपनी में फिर दूसरी कमी निकल जाती। फिर दूसरे कानून के द्वारा इसकी कमी को सुधारा जाता और ये फिर कोई गलती कर बैठते और फिर इसकी गलती को सुधारने के लिए एक नया कानून लाया जाता है। तो अगर राजतंत्र होता तो राजा तुरंत फैसला करता, लेकिन चूंकि ब्रिटेन में उस वक्त भी संसदीय प्रणाली थी, कानून का शासन था, तो वो जो भी कार्य करते थे एक नियम कानून के द्वारा करते थे। यानी कि हम आपको मारेंगे भी तो नियम बनाकर मारेंगे, यानी पहले हम आपको नियम बनाएंगे कि हम आपको मारने वाले हैं, फिर आपको मारेंगे। ऐसी होती है कानून प्रणाली। मतलब ऐसे नहीं मार सकता कोई भी, आए और लगा दिया राजा की तरह कि मन में आया तो फांसी दे दी, मन में आया तो छोड़ दिया। नहीं, फांसी कब देनी है उसके लिए भी कानून है, छोड़ना कब है उसके लिए भी कानून है। इसको कहते हैं कानून आधारित शासन को। ठीक है, इस तरह ऐसे कानूनों की एक श्रृंखला बन जाती है जिसको हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में पढ़ने वाले हैं, जिसको मैंने आपको बताया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पास्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पास्ट पास्ट सुनते ही आपके कान खड़े हो जाते हैं। क्या करें, उम्र ही ऐसी है, हो भी जाने चाहिए, कोई बात नहीं। इस उम्र पर गलतियां नहीं की तो क्या बुढ़ापे में की। खैर, मुद्दे पर आते हैं। देखिए, एक कहावत है भारत में कि हर पापी के पाप का एक दिन घड़ा भर जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गलतियों को सुधारने का जिम्मा ब्रिटिश संसद ने उठाया, वो उठाया पहली बार 1773 में। और लगभग 80 साल बाद मान लो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पापों का घड़ा भर गया। कहते हैं कि एक घड़े को बिगाड़ो फिर बना लो, बिगाड़ो फिर बना लो, लेकिन कब तक उसको बिगाड़ो और कब तक बनाओगे। एक बार उसकी हालत ऐसी हो जाएगी कि अब इसमें कोई सुधार हो ही नहीं सकता। ठीक, 1853 में जाके और उसके आगे जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत ऐसी ही हो गई कि अब इसमें और सुधार की संभावना नहीं है। और 1858 में एक अधिनियम लाकर ब्रिटेन की संसद क्या करती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर देती है और भारत का शासन डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले आती है। कौन? ब्रिटिश संसद, यानी कि ब्रिटेन। इसी आधार पर हमने पूरे के पूरी जो इसका अतीत है हमारे संविधान का, इसको दो भागों में बांट दिया। एक वो भाग जब हमारा देश कंपनी के अंडर में रहा, यानी यहाँ पर जो सर्वोच्च शक्ति थी, जो सर्वे सर्वा थे, वो अंग्रेज थे। और एक भाग जब इसके कम पापों का घड़ा भर गया तो इसके घड़े को फोड़कर एक नया घड़ा लाया गया, वो था ब्रिटेन की संसद, जिसको उस वक्त ताज भी कहते थे। ठीक है, ताज यानी कि वहां के जो महाराजा या महारानी होती थी उसको ताज कहते थे, लेकिन वहां पर संसद भी मौजूद थी। फिर इनका घड़ा भरना स्टार्ट होता है पापों का, और इनका घड़ा भर जाता है 1947 तक। 1947 में इनका घड़ा फोड़ दिया जाता है और हमारे संविधान का जन्म होता है और देश हमारा आजाद हो जाता है। तो ये आपने अतीत को समझा। इसमें लगभग मुझे 13-13.5 मिनट लग गए, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको एक ब्रॉड पृष्ठभूमि या ब्रॉड फ्रेमवर्क आपको मिला होगा कि ये टॉपिक आखिर है किस बारे में। ठीक है, तो हम बस अब स्टार्ट करते हैं। पहला कदम क्या? पहला कदम देखिए, मैंने आपको बताया कि जो 1765 में द्वैध व्यवस्था या द्वैध शासन स्थापित किया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरा के पूरा बंगाल का जो राजस्व सिस्टम था अपने हाथ में ले लिया, भ्रष्टाचार हुआ। तो 1765 से लेकर 1772 तक ये व्यवस्था रहती है। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गवर्नर को चुना जाता है जिनका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स, नाम याद रखिएगा जनाब। कभी कभी ऐसा होता है कि मुंह से निकले शब्दों से क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो शब्दों पर कृपया करके फोकस दीजिएगा।
72 में वारेन हेस्टिंग्स को भारत भेजा जाता है इस कंपनी का गवर्नर बनाकर, और ये वहां से आते हैं और उस द्वैध प्रणाली को पहले बंद करते हैं, खत्म करते हैं 72 में। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार उसके द्वारा हो रहा था। ठीक है, चलो ये बात मान ली। अब 72 के बाद 73 में, यानी एक साल बाद, ब्रिटिश संसद एक एक्ट पारित करती है जिसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और यहाँ से आपके संविधान का असली अतीत प्रारंभ होता है। यानी उस देश में जहाँ राजतंत्र ही राजतंत्र था, चारों तरफ रियासतें ही रियासतें थी, रियासत के अंदर रियासतें हो जाती थी, ऐसा देश था। वहां पहली बार कोई कानून निर्मित हो रहा है, वो भी तथ्यों पर आधारित। वो बात अलग है कि ये हमारे देश के शोषण के लिए था, बट कानूनन था। मैंने बताया ना, आपको मारेंगे, थप्पड़ भी मारेंगे, लात घूंसे भी मारेंगे, लेकिन कानून बनाकर। आगे देखते जाइए। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लाया गया। इसके नाम पर ध्यान दीजिएगा कृपया करके। रेगुलेटिंग, रेगुलेट करने वाला, यानी रेगुलेट कर रहा है। किसको रेगुलेट कर रहा है भैया? ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि कमियां थी। ठीक है, तो अभी अब हमारे लिए इसके प्रावधान जानना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो हमारे पेपर में आने वाला है। चलो थोड़ा सा अब कहानी से हटकर तथ्यों पर आ जाते हैं। और सबसे पहला तथ्य तो यही है कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, उस वक्त भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर कौन था? वो था वारेन हेस्टिंग्स। अब आप कहेंगे कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था या भारत का गवर्नर था? तो थम जाइए थोड़ा सा। वो ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था, अभी भारत का गवर्नर नहीं बना है। बनेगा, आगे चलकर बनेगा, भारत का भी बनेगा, बट अभी वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर था। आपको ये गलतफहमी हो सकती है, आपने गलती से कहीं से पढ़ लिया या आपने समझ गलत लिया होगा कि 1773 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तब भारत के जो गवर्नर थे वो वारेन हेस्टिंग्स थे। भारत के नहीं थे उस वक्त, सिर्फ बंगाल के थे और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। चलिए मुद्दे पर आते हैं। इस रेगुलेटिंग एक्ट के कुछ मेजर मेजर प्रावधानों की बात कर लेते हैं जहां से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला प्रावधान तो भैया यही है कि जिस व्यवस्था को खत्म करने के लिए यह प्रावधान लाया गया था, भ्रष्टाचार। क्या क्या किया गया कि कंपनी के जो कर्मचारी थे उनके निजी व्यापार पर लगा दिया गया प्रतिबंध। कि कंपनी का जो कर्मचारी है वो भाई पर्सनली जाके खुद व्यापार नहीं करेगा, यानी खुद माल खरीदेगा और खुद बेच के लाभ को अपनी जेब में बिल्कुल भी नहीं रखेगा। वो कंपनी की तरफ से माल खरीदेगा और कंपनी की तरफ से बेचेगा, और जो भी लाभ होगा उसे कंपनी को देगा। कंपनी उसके बदले तुमको सैलरी देगी। तो उनके निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही साथ सॉरी, वो जो उपहार ले रहे थे भारतीयों से, जबरन उपहार, जबरन कहते थे भैया कि दो हमको, ये उपहार में दो, ये चीज हमको उपहार में दे दो। भारतीय में नहीं, हमारे पास नहीं है एक्स्ट्रा। वो कहते नहीं, आपको देना ही पड़ेगा। तो इस तरीके के उपहार जो थे उन पर प्रतिबंध लगाया, साथ ही साथ रिश्वत पर भी प्रतिबंध लगाया। हालांकि आज के टाइम से आप समझ सकते हैं कि ये कानून का मात्र एक प्रावधान था। ये कितनी मात्रा तक लागू हुआ होगा वो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भी कोई कानून बनता है तो उसका कितना ज्यादा अनुपालन होता है। खैर हमें उससे क्या, हमें अपना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ना है, जिसमें निजी व्यापार पर, उपहार लेने पर और रिश्वत लेने पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया, और ताकि कंपनी का जो भ्रष्टाचार है वो कम हो सके और कंपनी लाभ के स्थिति में आ सके। दूसरा मेजर प्रावधान, दूसरा बड़ा प्रावधान है कि जो बंगाल का, माफी चाहता हूँ, हाँ, जो कंपनी का गवर्नर था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बंगाल ब्रांच थी, मैं आपको स्पेसिफाई कर देता हूँ कि जैसे ये लगभग इंडिया था, मतलब इंडिया ऐसा नहीं था, ये सिर्फ मैं मैप बना रहा हूँ हल्का सा। तो
ईस्ट इंडिया कंपनी की उस वक्त तक 3 शाखाएं थी। एक जो बंगाल में कार्य कर रही थी, जितना मैंने बंगाल खींचा है ना, बंगाल इतना ही बड़ा था सच में। एक जो बॉम्बे में कार्य कर रही थी, बॉम्बे भी इतना ही बड़ा था, गुजरात वगैरह पूरा एरिया था। और एक मद्रास में कार्य कर रही थी। तो ये बंगाल वाली शाखा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल वाली शाखा का जो गवर्नर था, बंगाल का गवर्नर कहलाया। तो ये काम किया गया इस अधिनियम के द्वारा कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। क्या, उसको थोड़ा सा ना ऊपर उठा दिया गया, पदोन्नत कर दिया गया, एक लेवल उसकी पावर्स को बढ़ा दिया गया कि तुम गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल हो। गवर्नर जनरल यानी कि सबके गवर्नर हो अब तुम। कैसे? गवर्नर जनरल घोषित करके इनको कहा कि देखो, अब आप समस्त अंग्रेजी क्षेत्र के गवर्नर हो, यानी कि बम्बई के भी, मद्रास के भी, और ये अपना बंगाल के भी, सारे क्षेत्रों के गवर्नर हो। और जो मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे ना, वो कर दिए भाई इसके अंडर में, कि अब ये इसके अधीन रहेंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है, एक केंद्रीयकरण किया जा रहा है, यानी कि एक हायरार्की बनाई जा रही है, पदानुक्रम। सबसे ऊपर होगा बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके नीचे मद्रास और बम्बई के गवर्नर, और उसके नीचे बाकी की पूरी टीम। तो ये दूसरा प्रावधान था। आपको दूसरा प्रावधान समझ में आया? मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। तीसरा प्रावधान, कि अब मुझे एक बात बताइए कि जब इस बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी वारेन हेस्टिंग्स की तो भाई मौज आ गई, मौज आ गई ना, पदोन्नति मिल गई, पावर मिल गई, और कहाँ बंगाल पे शासन करना था, अब पूरे भारत पे शासन करना है भाई, राजा बना दिया उसको इनडायरेक्टली। बना दिया कि नहीं बना दिया? ठीक है। तो अब आप एक बात बताइए कि क्या एक व्यक्ति कर लेगा भाई पूरे शासन को? है, संभाल लेगा पूरे भारत का शासन? नहीं ना। तो इसकी मदद के लिए एक कार्यकारी परिषद, जिसको पूरा नाम बोला जाता था कार्यकारिणी परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, की स्थापना की गई। क्यों की गई? ताकि गवर्नर जनरल की मदद की जा सके इसके कार्यों को करने में। इसके बारे में जान लेना आपका फर्ज बनता है, यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं। इसमें 4 सदस्य थे, उन सदस्यों के नाम थे क्लेवरिंग, मोंसल, बरवेल और फिलिप फ्रांसिस। क्लेवरिंग, मोंसल, बरवेल और फिलिप फ्रांसिस। फिलिप फ्रांसिस, कोई ट्रिक बना लेते हैं, अभी तुरंत बना लेते हैं। देखो, क्लेवर मोंसल फिलिप फ्रांसिस को देखकर बोरा गया। क्लेवर मोंसल, चालाक मोंसल, फिलिप फ्रांसिस को देखकर बोरा गया। ठीक है, चल जाएगी, चल जानी चाहिए, वरना तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। क्लेवर मोंसल फिलिप फ्रांसिस को देखकर बोरा गया। अब वैसे याद रखने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट यदि आपके सामने वो आएगा ना पेपर, उस टाइम पे आपको पक्का याद निकल जाएगा कि क्लेवर मोंसल फिलिप फ्रांसिस को देखकर बोरा गया, बरवेल हो गया। ठीक है, इस तरह से 4 सदस्य आप याद रख लेंगे। और इन 4 सदस्यों का कार्यकाल कितना था? तो कार्यकाल था 5 वर्ष। अब ठीक है, ये 2 क्वेश्चन तक आपको याद रखना है, बाकी के 2 फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, आप याद रखना चाहे रख सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। इनकी नियुक्ति कैसे होनी थी? तो इनकी नियुक्ति होनी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर। नियुक्ति कैसे होनी थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश पर। नियुक्ति करेगा कौन? कंपनी करेगी। पहली बार नियुक्ति तो इनकी की थी ब्रिटिश सरकार ने, पहली बार। लेकिन भविष्य की जो नियुक्ति की जानी थी कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। बट क्या कंपनी अपनी मनमर्जी चला सकती है? ना जी, बिल्कुल नहीं, मनमर्जी नहीं चला सकती। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होता है, उसकी सिफारिश पर वो जो नाम देगी, उन नामों को ये कार्यकारिणी परिषद में चुनेगी कंपनी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है? आज आप कंपनी जैसे सुनते हैं कोई भी, तो उसमें आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुनते हैं। अरे सुना होगा ना कहीं टीवी में या अखबार में या कहीं गिरते पढ़ते घूमते फिरते सुना ही जरूर होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, मुझे वहां जाना है। ऐसा सुना होगा ना फिल्म में। तो वही होता है, मतलब तो ये वो लोग होते हैं, जैसे ये कंपनी है, इसके 100% शेयर है। कितने? 100% शेयर, यानी इसका ये 100% पैसा है।
इस 100% पैसा को मान लिया 1 लाख शेयर्स में बांट दिया गया। तो मान लीजिए कि ऐसे 10 लोग हैं जिनके पास इसमें से 80 लाख के शेयर हैं, यानी 80% शेयर सिर्फ 10 लोगों के पास है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी में ज्यादा भागीदारी किसकी है? इन 10 लोगों की। जरूरी नहीं, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इन 10 लोगों की है 80% भागीदारी। तो जब इन 80% 10 मैं भी चाहता हूँ, इन 10 लोगों की 80% भागीदारी है, तो इस कंपनी का प्रबंधन का अधिकार इन 10 लोगों को दे दिया जाता है कि आपके पास और आपका पैसा इसमें ज्यादा लगा हुआ है, तो आप इसका प्रबंधन कीजिए। ये होता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। समझ में आ गया? तो ये पॉइंट क्लियर है। कार्यकारी परिषद का 4 सदस्य क्लेवर मॉन्सल फ्रांसिस को देखकर बरबोरा गया। कार्यकाल 5 साल, 4 और 1 5 ऐसे जोड़ लेना। और भविष्य की नियुक्तियां तो कंपनी द्वारा की जानी थी, फिलहाल में ब्रिटिश सम्राट द्वारा की गई। बट एक पॉइंट ये भी है कि इन्हें हटाने का हक एकमात्र जो किसी को था, वो था ब्रिटेन का राजा, और इन्हें कोई नहीं हटा सकता था। इतनी पावर भी थी। चुनाव करने में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सिफारिश लगेगी और कंपनी चुनेगी, लेकिन हटा नहीं सकती कंपनी, हटाएंगे सिर्फ ब्रिटिश सम्राट। तो इस तरह 2-3 प्रावधान आपने पढ़ लिए। चौथा प्रावधान क्या था? चौथा प्रावधान था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर, ठीक है। क्या था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर? कि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है ये तो मैंने आपको भी समझा दिया ना, जिनके पास कंपनी की ज्यादा भागीदारी है। क्या था कि इससे जुड़े कुछ संशोधन किए गए, क्योंकि जब वो भ्रष्टाचार और रिश्वत का मामला चल रहा था, तो आप सोचिए कि भाई इनके ही मौजूदगी या इनकी राज्य के बिना तो होगा नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि जो वो लोग पैसा कमा रहे हैं उसका कुछ हिस्सा इनके पास न जाता हो। तो ब्रिटिश संसद को लगा कि नहीं भाई, इसमें भी सुधार होना चाहिए। तो एक काम तो ये किया गया कि इनका कार्यकाल, मैं अब चाहता हूँ, इनका कार्यकाल 4 वर्ष निर्धारित कर दिया गया। ठीक है, कितना? 4 वर्ष। और कहा कि प्रति वर्ष 1/4 सदस्यों का निर्वाचन होगा। जैसे आज के टाइम पे राज्यसभा में होता है ना, 1/6 सदस्य, 1/6 ही होता है ना, ऐसा ही होता है लगभग कि हर साल चुने जाएंगे। शायद 1/3 होता है, जो भी है, मतलब ऐसा ही होता है ना कि। तो यही था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कार्यकाल 4 वर्ष होगा और 1/4 सदस्यों का निर्वाचन हर साल हो जाएगा। और इसके सदस्यों की संख्या 24 निर्धारित कर दी गई कि मैक्सिमम 24 रहेगी। अब इसको जो एक जरूरी कार्य सौंपा गया वो ये था कि कंपनी के सभी कार्यों से, कंपनी क्या क्या कार्य कर रही है भारत में रहकर, उस सभी की जानकारी ये ब्रिटिश संसद को प्रोवाइड कराएंगे। ऐसा प्रावधान किया गया। क्यों? ताकि ब्रिटिश संसद कंपनी के कार्यों पर नजर रख सके, ताकि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और कंपनी के जो कर्मचारी मिलकर कोई मिलीभगत करके भ्रष्टाचार वगैरह ना करें, बस इसलिए ये प्रावधान किया गया। और एक और प्रावधान था, इसे आप छोड़ सकते हैं लेकिन मैं बढ़ा रहा हूँ। 500 पाउंड के स्थान पर 1000 पाउंड के अंशधारियों को, यानी कि अब जिसके पास भी 1000 पाउंड के शेयर होंगे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चुनने का अधिकार पा जाएंगे। कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन बनेगा, इसके लिए वोटिंग होगी, और उस वोटिंग में कौन भाग ले पाएगा? जिनके पास कम से कम 1000 पाउंड के शेयर्स होंगे। ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड ये 4 प्रावधान थे। एक कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया और उनसे 1/4 हर साल चुने जाने हैं अलग से, मतलब 1/4 हर साल निकल जाएंगे और 1/4 हर साल नए आने हैं। तो यहाँ 4, यहाँ 4, क्या हो जाता है, यहाँ 4, यहाँ 4 और यहाँ भी 4, ऐसे करके याद रख लेना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में 24 सदस्य 4 साल के लिए 1/4 हर साल निकल जाएंगे। और मेन काम क्या दिया गया कि आपको भैया मैसेंजर बनना है हमारा, कंपनी के सारे कार्यों की देनी है जानकारी। और अब संचालक कौन चुन पाएगा? जिनके पास 1000 पाउंड के शेयर्स होंगे। इस तरह 4 पॉइंट आपने पढ़ लिए। 5वां लास्ट पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सुप्रीम कोर्ट।
ये एक्ट प्रावधान करता है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाएगी और एक साल बाद 1773 के एक साल बाद 1774 में ऐसे एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में, कलकत्ता, ठीक है, उस वक्त कलकत्ता ही था ये, कलकत्ता में कर दी जाती है। और जब कर दी जाती है तो भाई आपका जानने का फर्ज बनता है कि इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो एलिजा एमपी थे और इसके जो पहले 3 सदस्य थे, न्यायाधीश थे, वो थे लिमिस्टर, चेम्बर्स, हाइट। कैसे याद रखोगे? ऐसे रख लीजिए कि एमपी के डर से लिमिस्टर चेम्बर्स के पीछे जाके हाइड हो गया। चेम्बर्स कहाँ होते हैं भैया? न्यायालय में होते हैं। तो उसके पीछे जाके हाइड हो गया लिमिस्टर एमपी के डर से। ट्रिक बनानी है भैया, कैसे भी बना लो, ठीक है। हाँ, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट था वो अंग्रेजों की भी सुनवाई करेगा, भारतीयों की भी सुनवाई करेगा और कंपनी के जो कर्मचारी हैं उनके मामलों की भी सुनवाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 1773 का अधिनियम हमने पूरा पढ़ लिया। इसमें 5 पूरे के पूरे आपको पॉइंट है। आप 5 पॉइंट को याद रखिएगा, आपको ये बाकी की डिटेल अपने आप याद रुक जाएगी बाद में, ठीक है। समराइज कर देता हूँ। पहला पॉइंट कि निजी व्यापार, उपहार व रिश्वत पर प्रतिबंध। दूसरा पॉइंट, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, साथ ही उसे समस्त अंग्रेजी क्षेत्र का गवर्नर बना दिया गया और जो मुंबई और मद्रास के जो गवर्नर थे उनको इसके अंडर में ला दिया गया। इसकी मदद करने के लिए एक परिषद बना दी गई जिसका नाम था कार्यकारिणी परिषद और जिसमें 4 सदस्य हुआ करते थे। क्लेवर मोंसल फिलिप फ्रांसिस को देखकर बोरा गया, क्लेवर मोंसल फिलिप फ्रांसिस को देखकर बोरा गया। तो 4 सदस्य थे, कार्यकाल 5 वर्ष था। भविष्य की नियुक्तियां कंपनी द्वारा की जानी थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर, लेकिन हटाने का अधिकार केवल सम्राट को था। नेक्स्ट पॉइंट था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो कार्यकाल है वो निर्धारित कर दिया 4 वर्ष, संख्या अधिकतम 24 कर दी गई और 1/4 सदस्य हर साल आते जाते रहेंगे। मुख्य कार्य था कि कंपनी के कार्यों से ब्रिटिश सरकार को अवगत कराना, चाहे वो कंपनी के कैसे भी कार्य हों, सभी कार्यों से। और एक और जो जरूरी प्रावधान था, आप उसे छोड़ भी सकते हैं, कि 1000 पाउंड के जो अंशधारक हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो अब से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चुनेंगे, उसके चुनाव में भागीदारी करेंगे। यहाँ होता है खत्म रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगले अधिनियम पर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। बने रहने के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, नौकरी लीजिए, ब्याह करिए, बच्चे करिए, खुश रहिए।